चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। एग्जाम वाइज देखा जाए तो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। 10 मार्क का पूछा जाता है ऑप्शन के साथ। और इजी और सिंपल चैप्टर है कि एग्जाम में 10 मार्क इस चैप्टर में से आप पूरे कवर कर सकते हो। ठीक है ना, एकदम सिंपल चैप्टर है। मनी और इन्फ्लेशन में से सबसे पहले मनी के बारे में समझे तो आपको पता है इकोनॉमी में मनी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, कि पैसों के बिना कोई भी कंट्री की या कोई भी जगह की इकोनॉमी कैसे चल सकती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा भी टाइमिंग था कि जब पैसे उस वक्त नहीं थे, जब मनी की शुरुआत हुई या पैसे जब बने, तो उससे पहले भी तो इकोनॉमी चलती थी ना। उससे पहले भी तो कामकाज चलता था ना। तो पैसों से पहले, मनी से पहले वो कामकाज कैसे चलता था? तो वो चलता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। कैसे चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब कि जिसमें पैसे नहीं होते थे, पैसों के अलावा कोई चीज़ या सर्विस के बदले में कोई चीज़ या सर्विस देना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बाय गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विस ही देना, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं ना। कि भाई मुझे अगर चावल चाहिए हो तो मैं किसी से चावल लूंगा और उसके बदले में जो है वो दूसरा अनाज उसे दूंगा। बराबर, पैसे नहीं, चावल के बदले में कोई दूसरी चीज़ या तो कोई सर्विस कि मैं तुम्हें ये काम करके देता हूँ, उसके बदले में मुझे इतना अनाज देना। बराबर। तो इस तरह से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी कि जैसे उनकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहली लिमिटेशन आती है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। म्यूचुअल एडजस्टमेंट मतलब कि भाई दोनों वो एक्सचेंज करने के लिए राजी तो होने चाहिए ना। बरोबर, तो ही बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो सकता है ना। अब मुझे राइस चाहिए और मेरे पास वीट है, तो मैंने सामने वाले को कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे राइस दे दो, उसके बदले में मैं वीट दूंगा तुम्हें। लेकिन सामने वाला वीट लेने के लिए तैयार ही ना हो, तो सामने वाला कहता है कि भाई मुझे तो क्लोथ्स चाहिए, वीट नहीं चाहिए। भाई मैं तुम्हें राइस दूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे क्लोथ्स दो। अब मेरे पास क्लोथ्स हैं नहीं है, तो वो मुझे राइस कैसे देगा? वो राइस के बदले में वीट लेने के लिए तैयार ही ना हो, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए दोनों तैयार ना हो, तो मुझे क्या करना पड़े? मुझे पहले वीट किसी और को देकर उससे क्लोथ्स लेने पड़े, और फिर वो क्लोथ्स इसको देकर इससे राइस लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो, दोनों राजी रहते हो कि हाँ चलो इसके एक्सचेंज में ये हो जाएगा, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। बराबर, तो ये एक लिमिटेशन आती थी बार्टर सिस्टम की। या दूसरी लिमिटेशन डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, कि स्टोरिंग वैल्यू नहीं होती थी। कितनी बार जो चीज़ एक्सचेंज में मिले तो वो चीज़ के एक्सचेंज समझो भाई लॉन्ग टाइम तक न चले, तो अब जैसे समझो कि भाई मैंने जो है वो राइस लिए सामने से, और उसके बदले में मैंने उसको फ्रूट्स दिए। बरोबर, राइस के बदले में मैंने क्या? फ्रूट्स दिए, ये एक्सचेंज किया बार्टर सिस्टम में। बरोबर। अब जैसे राइस उससे लिए मैंने, तो वो राइस वो सालों तक मैं स्टोर कर सकता हूँ ना। राइस इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकते, डब्बे में मैं उसे साल तक भर के रख सकता हूँ। लेकिन मैंने जो उसको फ्रूट्स दिए, क्या फ्रूट्स उसके साल तक चलेंगे? नहीं ना, उसकी स्टोरिंग वैल्यू है नहीं, है ना। या पहले बार्टर सिस्टम में पता है एनिमल्स का भी बार्टर सिस्टम किया जाता था कि चलो कोई चीज़ लो, उसके बदले में मैं उसे जो है वो एक गाय दूंगा या एक बकरी दूंगा। ऐसे एनिमल्स का भी एक्सचेंज होता था। तो वो एनिमल्स का जब एक्सचेंज होता था, तो उस एनिमल्स की, भाई मैंने उससे कुछ अनाज लिया, उसके बदले में मैंने उसको एनिमल दिए, तो वो एनिमल की तो डेथ हो सकती है, क्या पता कल ही वो एनिमल्स कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो। बरोबर। तो ऐसी चीज़ों की स्टोरिंग वैल्यू नहीं होती थी कि भाई जो बार्टर सिस्टम में जो भी हमने एक्सचेंज किया उसकी परफेक्ट स्टोर वैल्यू मिलती नहीं थी। एक की स्टोर वैल्यू ज़्यादा, एक की स्टोर वैल्यू कम। तो इसकी वजह से हर कोई वो क्या कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम के लिए तैयार नहीं होता था। या फिर लिमिटेशन आती है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू मेजर करना, हर चीज़ की परफेक्ट वैल्यू मेजर करना, ये जो है वो बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल पड़ता था। अब जैसे मेरी खेती होती थी और खेती में मैंने जो है वो वीट तैयार किए, एग्रीकल्चर में मैंने वीट तैयार किया। अब मेरे पास वीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 100-200 किलो वीट मेरे पास पड़े हुए हैं। चलो, तो इसका मतलब मैं कोई भी चीज़ खरीदूंगा उसके बदले में क्या दूंगा? मैं उसको वीट दूंगा। बार्टर सिस्टम ही है ना। मैंने चलो एक डेयरी पे जाकर वहाँ से दूध खरीदा, तो उसके बदले में मैं उसे वीट दूंगा। लेकिन कितना वीट दूँ? कितना वीट दूँ कि मैंने उससे 5 लीटर दूध खरीदा तो उसके बदले में 5 किलो वीट दे दूँ? क्या वैल्यू दोनों की सेम है? नहीं ना। तो चलो 5 लीटर दूध के बदले में मैं उसे कितने किलो वीट दूंगा, उसकी वैल्यू कैसे पता चले?
या चलो अब मैं कोई दूसरी शॉप पे गया, वहाँ से मैंने वेजिटेबल्स खरीदे, तो उस वेजिटेबल्स के बदले में भी मैं उसे वीट दूंगा। तो मैंने उससे 5 किलो वेजिटेबल खरीदे, तो क्या उसके बदले में मैं उसे भी 5 किलो ही वीट दूँ? क्या 5 किलो वेजिटेबल और 5 किलो वीट दोनों की वैल्यू सेम हुई? वजन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम हो गई। आप 5 किलो सब्जी खरीदो, शायद जो है वो आपको 100 रुपये में मिल जाए, लेकिन 5 किलो वीट 100 रुपये में आज के टाइम में नहीं मिलेगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, जो वैल्यू उस टाइम मेजर नहीं होती थी। तो इसलिए परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वो नहीं होती थी उस वक्त, तो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो ये सब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। इसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो इंसानों ने ये ढूंढना शुरू किया कि यार बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है, कोई एक फिक्स वैल्यू ढूंढनी होगी। बराबर, कोई एक फिक्स चीज ढूंढनी होगी कि कोई भी चीज का एक्सचेंज करो उसके बदले में यही देना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी, और उसी फिक्स चीज को आगे जाके नाम दिया गया मनी। बराबर ना, वही फिक्स चीज मनी बनी, लेकिन वो मनी भी इजीली नहीं तैयार हुआ। उसमें भी अलग अलग एवोल्यूशंस हुए। एवोल्यूशन ऑफ मनी नेक्स्ट पॉइंट आता है। मनी में भी इवोल्यूशंस आए। इवोल्यूशंस मतलब कि टाइम टू टाइम चेंजेस आए। जब पहले खाली गुड्स और सर्विस एक्सचेंज की जाती थी, उसके बाद कोई एक फिक्स मीडियम ढूंढना उन्होंने शुरू किया कि कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में कोई फिक्स चीज़ एक्सचेंज करनी चाहिए। तो वो सबसे पहले मनी में एनिमल्स का यूज़ होता था। पहले के टाइम में कितने सारे गाँव में, कितने सारे प्लेसेस पर जो है वो एनिमल्स को मनी की तरह यूज़ किया गया। एनिमल्स में भी काऊ, गोट, हॉर्स, कैमल, ये सब जो है वो मनी की तरह यूज़ होते थे। मतलब कुछ भी खरीदो उसके, तो उसके बदले में गाय देनी है या काऊ देना है या हॉर्स या गोट देनी है। बरोबर। तो एनिमल्स का मनी की तरह यूज़ होता था, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस आई। एनिमल्स की स्टोरिंग वैल्यू नहीं होती थी। स्टोरिंग वैल्यू नहीं। अब मैंने कोई चीज़ के बदले में, जैसे पहले भी बताया, उसको गाय दी है, क्या पता वो गाय कल ही मर जाए, तो उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर थोड़ी कर सकते हैं। बरोबर, आज के टाइम में पैसे है ना, उस पैसों को तिजोरी में भरकर जो है वो सालों के सालों स्टोर कर सके। 100 साल बाद भी तिजोरी खेलो, तिजोरी खोलोगे वो पैसे वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको। लेकिन एनिमल्स में ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो उसकी स्टोरिंग वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने चेंज किया और कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन्स उसका मनी की तरह यूज़ करने लगे। जमीन में से जो मिनरल्स, जो स्टोन मिलते थे, चमकीले पत्थर मिलते थे, उस टाइम तो वही कहते थे उसे, कि वो जो मिनरल्स या स्टोन मिलते थे उसका मनी की तरह यूज़ करने लगे, कि अब कोई भी चीज़ के बदले में उसको ये चमकीला पत्थर देंगे, ये मिनरल देंगे या स्टोन देंगे। लेकिन ये मिनरल और स्टोन भी हर जगह पर जो मिलना नहीं था, हर किसी के पास ऐसे मिनरल्स थोड़ी थे। बराबर, अब मेरे घर में चलो मिनरल्स हैं, पास वाले घर में मिनरल्स ना हो तो, या उसके पास ना हो मिनरल्स, तो वो कैसे एक्सचेंज करे? सही बात है ना। तो इसलिए ये मिनरल्स भी पहले सबके पास अवेलेबल नहीं थे। तो उसके बाद भी कुछ फाइंड करना शुरू किया, तो उसके बाद आया कॉइन्स ऑफ किंगडम। कि उसके बाद जब राजाशाही चलती थी ना, जब राजाओं का जो है वो अपना अपना देश था, तो राजाओं ने सिक्के बनाने शुरू किए। कॉइन ऑफ किंगडम का मतलब हर राजा ने अपने अपने सिक्के बनाने शुरू किए, कि मेरे राज्य में अब मेरे सिक्के चलेंगे। फिर हर किसी के पास वो सिक्के मिलते थे, वो पर्टिकुलर कॉइन, वो समझो रियल मनी, वो यहाँ से शुरू हुई। कि राजा महाराजाओं ने सिक्के बनाने शुरू किए कि मेरे राज्य में कुछ भी एक्सचेंज करना हो तो उसके बदले में ये सिक्के चलेंगे। बराबर। तो ठीक है, ये मनी थी, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन थी कि ये जो सिक्के थे वो पर्टिकुलर एरिया में ही चलते थे। अब इस गांव में एक राजा था, तो उसके सिक्के उसी गांव में ही चलते थे। अब कोई इंसान कोई ट्रेडिंग करने, बिजनेस करने के लिए दूसरे गांव में जाता ना, तो उसके सिक्के वहां चलते ही नहीं। एक राजा के सिक्के, पहले जो राजा सिक्के भी बनाते तो अपना फोटो लगाते, सिक्के के ऊपर जो है वो उनका फेस होता था। अब वो सिक्का कोई दूसरे गांव में लेके जाओ तो वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो वो किस काम का? वो तो खाली एक ही पर्टिकुलर एरिया में ही चलता था ना। तो उसकी भी लिमिटेशन थी। इसकी वजह से फिर फाइनली आज के टाइम में बना मनी। धीरे धीरे चेंजेस हुए ना, फिर तैयार हुआ मनी। मनी ऐसी चीज़ तैयार हुई जिसके लिए ना कोई प्लेस की लिमिटेशन है, ना कोई स्टोरिंग वैल्यू की लिमिटेशन है, ना और कोई लिमिटेशन। वो हर जगह पर हर तरह से और लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहे, वैसी मनी तैयार हुई। कि अब कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में सिर्फ ये पैसे, ये मनी दी जाए, कि जिसकी ना कोई जो है वो स्टोरिंग की प्रॉब्लम है, उसे आप सालों तक स्टोर भी कर सकते हो, और ना कोई प्लेस की प्रॉब्लम है। बरोबर, ना कोई प्लेस की प्रॉब्लम कि भाई ये एक ही जगह चलेगा, नहीं, कोई भी राज्य में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये एक जैसे पैसे चलेंगे। तो वो मनी शुरू हुई ना। और इसी वजह से मनी की परफेक्ट डेफिनेशन भी यही कहते हैं, ये डेफिनेशन याद रखना, कि मनी इज दैट मीडियम
which is used as a means of exchange without any doubt or investigation regardless of time and place. मनी वो मीडियम कहलाता है विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में वो मीडियम की तरह काम करता है। मनी मतलब कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो उसके एक्सचेंज में ये मनी दी जाती हो विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन। मनी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना डाउट किया जाता है ना इन्वेस्टिगेशन। भाई ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, कहता है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब मैं किसी को कोई चीज़ खरीदूँ उसके बदले में 100 का नोट दूँ तो वो पहले डाउट करेगा कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा या रियल है या नहीं है। कोई डाउट नहीं, उसे जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल है वो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। ना कोई टाइम की चिंता ना कोई प्लेस की चिंता। पहले राजा महाराजाओं के जो सिक्के थे ना उसमें भी एक राजा जब बदल जाता था तो उसके सिक्के बेकार हो जाते थे। भाई पहले एक राजा था उसने अपने सिक्के बनाए, वो राजा मर गया 50 साल 60 साल में, फिर दूसरा राजा आया तो अब वो कहता था कि वो पहले के सिक्के नहीं चलेंगे उसे कैंसिल कर दो। तो मतलब वो मनी जो है वो तो टाइम टू टाइम चलती रहती थी ना। लेकिन आज के टाइम में जो ये मनी है उसके लिए कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। एनी टाइम वो मनी चलेगी ना। आज के जो है वो सालों पुराने सिक्के भी चलते हैं बराबर, और ना ही कोई प्लेस की लिमिटेशन, वो हर जगह पर वो पैसे चलेंगे बराबर है। और उसी तरह से इस डेफिनेशन के बाद आता है फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी, मनी के प्रॉपर फंक्शंस क्या। मनी के फंक्शंस याद करने हो ना तो वो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस याद करो। बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को दूर करके ही ये मनी के फंक्शंस बनाए गए। जैसे मनी का पहला फंक्शन आता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे पहले यूज़ क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। जो पहले इसकी लिमिटेशन थी ना, जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट की लिमिटेशन, कि भाई कोई इंसान जो है वो तैयार ना हो दूसरी चीज़ लेने के लिए तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती थी। वो प्रॉब्लम वो इस मनी में कैंसिल हो गई। अब कोई भी ऐसा कहेगा, पहले जैसे ये होता था कि भाई मुझे उससे राइस लेने हैं उसके बदले में वीट दूंगा, तो सामने वाला कहता है कि नहीं भाई मुझे वीट तो नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए, तुम दूसरों से क्लोथ्स ला कर दो तो मैं तुम्हें चावल दूंगा बराबर। पहले ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती थी, मनी में ये प्रॉब्लम कैंसिल हो गई। अब हर एक जगह पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यही यूज़ होता है। अब कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं किसी से चावल लूँ मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे दूंगा, तो सामने वाला मना करेगा कि नहीं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए उसके बदले में ये दो मुझे बराबर। कोई मना कर सकता है नहीं। अब एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी का यूज़ होता है। कोई भी चीज़ खरीदो उसके बदले में मनी को एक्सचेंज आप कर सकते हो और कोई इसे मना नहीं करेगा। सेकंड, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी स्टोरिंग वैल्यू, कि भाई इसमें जो भी प्रोडक्ट था उसे सालों तक स्टोर नहीं कर सकते थे, भले वो एनिमल्स हो या जैसे किसी के बदले में मैंने बताया फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिए, तो फ्रूट्स वेजिटेबल तो एक दो दिन में ख़राब हो जाएंगे, उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं नहीं। लेकिन मनी में स्टोर वैल्यू बहुत अच्छी है बराबर ना, हाईएस्ट स्टोर वैल्यू है ऐसा कह सकते हैं कि मनी को आप सालों तक भी स्टोर कर सकते हो। मैंने आपको बताया आप कोई तिजोरी में बंद करके पैसों को रख दो और 100 साल बाद भी वो तिजोरी खोलोगे तो भी आपको वो पैसे वैसे के वैसे ही मिलेंगे बराबर। और वो पैसे हर जगह जो है वो एक्सेप्टेबल भी तो रहेंगे ना, सही बात है ना। तो इसलिए उसकी स्टोर वैल्यू बहुत हाई है। एंड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, और कोई भी चीज़ की वैल्यू ढूंढने के लिए मनी एक फिक्स मेजरमेंट बनाया गया आज के टाइमिंग में। जो पहले इसकी लिमिटेशन आती थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू बराबर, जो मेजरमेंट की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व की गई ना। जैसे मैंने पहले इसमें एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे पास वीट है तो मैं किसी से दूध लूँगा, मिल्क अगर लूँ तो उसके बदले में भी वीट देना होगा, लेकिन कितना वीट वो कोई मेजरमेंट नहीं था। किसी से मैं वेजिटेबल्स लूँगा उसके बदले में भी वीट देना होगा, लेकिन कितना वीट दूँ उसका कोई मेजरमेंट नहीं था। जबकि मनी, तो वो मनी को एक फिक्स मेजरमेंट की तरह माना गया है। अब हर प्रोडक्ट का फिक्स मेजरमेंट कर दिया जाता है कि भाई एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदो तो 5 रुपए, तो हर किसी के लिए वो 5 रुपए ही ना बराबर ना। फिक्स मेजरमेंट हो गया ना कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उसके बदले में इतने ही पैसे देने हैं, भाई और कुछ खरीदोगे तो उसकी प्राइस ये है उसके बदले में ये पैसे देने हैं। तो मेजरमेंट करना, वैल्यू ढूंढना वो मनी के जरिए ईजी हो गया बराबर है। और उसके बाद पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मनी। मनी के अलग अलग टाइप्स पहले से लेकर अभी तक। तो जिसमें सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, मतलब पहले खाली प्रोडक्ट या गुड्स एक्सचेंज होते थे ना, उसे कॉमोडिटी मनी कहते थे जब बार्टर सिस्टम में चलता था।
उसके बाद आया एनिमल, एनिमल मनी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पहले एनिमल्स का मनी की तरह यूज़ करते थे। फिर मेटल मनी, मेटल मनी में अलग अलग मिनरल्स या स्टोन्स का यूज़ होने लगा, या तो फिर राजा जो है वो अपने कॉइन्स बनाते थे, वो मेटल मनी कहलाई। उसके बाद बनी पेपर मनी। पेपर मनी मतलब रियल मनी, जो आप जो 100, 200, 500 के जो नोट्स होते हैं वो पेपर मनी, बराबर ना, आज के टाइम में ये एक्सेप्टेबल है। फिर बनी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब कहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बराबर, ये प्लास्टिक मनी कहलाती है। आज इसको भी तो मनी की तरह यूज़ करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड का इजीली यूज़ होता है। एंड देन बैंकिंग मनी, बराबर, आप प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा चलती है बैंकिंग मनी, जिसे इनविजिबल मनी या ई मनी भी कहते हैं। पैसों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र, आपको पैसे दिखाई नहीं देते, इनविजिबल मनी है, लेकिन फिर भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, बराबर ना, उसे बैंकिंग मनी कहते हैं। ध्यान आया पार्ट? तो देखो आपके चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, चैप्टर का नाम ही है बैंकिंग, मनी और इन्फ्लेशन, मनी और इन्फ्लेशन। तो ये मनी के बारे में इतने पॉइंट्स याद रखना, बहुत इजी है, एक बार रीड करो तो भी याद हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस हैं। मनी के बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखो, तो अब इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग समझे। तो अब इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम लोग समझें तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन सिंपल मीनिंग में कहते हैं प्राइस राइज। जब इकोनॉमी में हर एक चीज़ की, हर कॉमोडिटी की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जाती हो ना, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। या इन्फ्लेशन की प्रॉपर डेफिनेशन, अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे एक डेफिनेशन कहते हैं सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कि जितना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, जितना मार्केट में गुड्स मिल रहे हैं, अगर डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए ना, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मेन रीज़न भी यही कहते हैं कि भाई डिमांड ज़्यादा होना। जनरली जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इकोनॉमी का रूल पता ही है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई एक प्रोडक्ट कोई एक इंसान खरीदने जा रहा है तो चलो ठीक है, उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर 10 इंसान खरीदने जा रहे हैं तो बेचने वाला है ना उसकी प्राइस बढ़ा देगा कि यार डिमांड बहुत ज़्यादा है, सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कमा लूँ ना, तो इसकी वजह से वो अपना प्राइस बढ़ा देगा। तो इसी वजह से जनरली जब सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन वो हर एक कंट्री के लिए या हर इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगर हर साल थोड़ा सा प्राइस राइज हो ना सब चीज़ों में, तो वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो जाए तो फिर वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। आप लोगों को भी ये ध्यान है कि पहले के टाइम में जब आज़ादी मिली थी, उस वक्त का अगर टाइम समझो, आज से 60-70 साल पहले, तब उस वक्त चीज़ों की प्राइस थी ना, वो बहुत ही कम थी आज के कंपैरिजन में। मतलब 1 रुपए के अंदर भी जो है वो पैसों में भी चीज़ें मिल जाती थी। 50 पैसे, 25 पैसे वो भी चल जाते थे, रुपए तो दूर, 50 और 25 पैसे भी चल जाते थे। लेकिन आज आज कोई भी प्रोडक्ट 25 पैसे में मिलता है, 50 पैसे में मिलता है कोई भी प्रोडक्ट? नहीं मिलता ना। तो ये प्राइस राइज हुई है, देखो ये धीरे धीरे प्राइस राइज हो ना, तो वो बेनिफिट रहता है कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन कोई साल में अगर प्राइस राइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बराबर, जितना सोचा हो उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता हो, तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, बराबर। और इन्फ्लेशन के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? तो इन्फ्लेशन कहते हैं कांस्टेंट प्राइस राइज, कि अगर कंटिन्यू प्राइस राइज बढ़ता ही जाता हो, हर साल में थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम का है तो आपको पता है पेट्रोल का प्राइस है, प्रेजेंट में बढ़ने वाला पेट्रोल का प्राइस है। अब पेट्रोल का प्राइस है साल में एक बार बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं कि हाँ कंट्री डेवलप कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखो तो हर महीने, हर दिन, या पिछले कुछ दिनों में तो हर दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज हो रहा है। हर दिन थोड़े पैसे बढ़ गए, थोड़े पैसे बढ़ गए, बराबर, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो अगर कांस्टेंट प्राइस राइज हो ना, तो कहलाता है हाँ पेट्रोल में इन्फ्लेशन हो रहा है। और दूसरा, ऑल सेक्टर्स में इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब सभी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर में जब प्राइस राइज होता हो ना, तो वो प्रॉपर इन्फ्लेशन कहलाता है। कोई एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में अगर प्राइस बढ़ता जाता हो ना, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। हाँ, अगर कोई एक दो चीज़ों का ही प्राइस बढ़ा तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, बरोबर। अगर एक दो चीज़ों का ही प्राइस बढ़ रहा है ना, खाली बाकी सब चीज़ों का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, वो तो नॉर्मल प्राइस राइज हुआ, बरोबर। लेकिन सभी सेक्टर्स में एक साथ जब सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाता हो, तो वो प्रॉपर इन्फ्लेशन कहलाता है। देन
परचेसिंग पावर डिक्रीज, पता है इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड, जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाली उसके ऊपर ही खर्च करते हैं, बाकी के चीज़ों का जो है वो खर्च करना बंद कर देते हैं, सेविंग कम हो जाती है उनकी, बराबर ना, मनी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम आपको सबको पता है कि जैसे कोविड का टाइमिंग है, कोरोना का टाइमिंग चल रहा है, तब ये जो है वो रियल इन्फ्लेशन का टाइमिंग भी है हमारी कंट्री का। इस वक्त सबकी परचेसिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। सबसे पहले हर इंसान वही सोचता है कि रोटी कपड़ा मकान इन 3 चीज़ों पे मैं खर्चा करूंगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे तो सोचूंगा फिर दूसरे पे करना है या नहीं, या इस वक्त कोई नया बिजनेस शुरू करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना या ऐसी चीज़ें करना, इसके बारे में लोग कम सोचते हैं। इसका मतलब लोगों का परचेसिंग पावर कम होता जाता है, इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। एंड देन द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किसकी फुल एम्प्लॉयमेंट? तो कहते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पता है ना हमारी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फुल एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छी तरह से यूज होते हो, उसके बावजूद अगर प्राइस राइज होती हो ना, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। कि भाई कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मिसिंग होता है, तो फिर जनरली कहते हैं कि यार चलो, अगर ज़मीन कम है, स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी कहते हैं ना भाई, कमी है लैंड लेबर कैपिटल में, चलो भाई अगर लैंड की कमी है, ज़मीन कम है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या कह सकते हैं, बाकी की चीज़ों की चलो थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी, बराबर। तो वो एक अलग बात कहलाई, लेकिन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छी तरह से हैं हमारे यहाँ पर, लैंड ज़मीन भी अच्छी तरह से, मतलब अगर मैं कोई नई फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ, उसमें जो मुझे लैंड चाहिए, जो नेचुरल चीज़ें चाहिए, वो भी अच्छी तरह से मिल रही है, लेबर काम करने वाले लोग भी अच्छी तरह से मिल रहे हैं, कैपिटल पैसों की भी कोई कमी नहीं है, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो मैनेजमेंट करने वाला पर्सन, उनकी भी कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद अगर मैं अपनी प्राइस बढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो जब इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फुल एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी तरह से यूज होते हैं, उसके बावजूद अगर प्राइस लेवल राइज होता है, तो वो इन्फ्लेशन कहलाया। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब इन्फ्लेशन प्रॉपर क्यों होता है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिटेल में समझें। तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, वो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझे। तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसमें सबसे पहला रीजन आता है, सबसे पहला कॉज आता है इंक्रीज इन डिमांड। ये क्वेश्चन आपको खास पूछा जाता है, ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहला कॉज आता है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ना। कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस राइज होती है। आप सबको पता है, आप सबने जो है वो आसपास के बिजनेस देखे होंगे या शायद खुद किए भी होंगे, कि जब कोई कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर एक साथ जब चीज़ें लेने आते हैं ना, तो हर शॉपकीपर जो है वो अपना प्राइस बढ़ा देता है। ये तो सिंपल एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, बराबर, कि अगर एज अ शॉपकीपर मैं ही हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एज अ शॉपकीपर मैं ही हूँ, मेरे पास कोई पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट है, अब सब लोग वही बिस्किट का पैकेट लेने आ रहे हैं ना, तो उसका प्राइस में जो है वो 5 रुपए की जगह 7 रुपए कर दूंगा, क्योंकि सब लेने वाले हैं, बराबर ना, सबको उसकी नीड है। तो जब डिमांड होती है ना, तो प्राइस राइज खुद ब खुद होता जाता है। और ऐसा खाली एक प्रोडक्ट नहीं, लेकिन जब मार्केट में सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती हो और एक साथ जो है वो सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ती हो, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। और ये डिमांड क्यों बढ़ती है, इंक्रीज इन डिमांड, वो डिमांड किस वजह से बढ़ती है, एक दो चीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी के सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके ये रीजंस हैं। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है, लेकिन डिमांड क्यों इंक्रीज होती है? सो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जब गवर्नमेंट मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देती है, और मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है? तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, बेनिफिट दे रही है, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुंचते जाते हैं, मार्केट में पैसे ज़्यादा आते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज होता जाता है। तो सीधी सी बात है, एक साइकिल की तरह चलता है, अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि लोग जो है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने जाएंगे। मेरी पगार पहले 10,000 थी, अब 15,000 हो जाएगी, तो मैं 5,000 सेविंग कभी नहीं करूँगा, 5 में से शायद 1 या 2 सेविंग करूँ, बाकी के 3 एक्स्ट्रा हज़ार मैं खर्च ही करूँगा। कि अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे,
तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, बराबर। तो डिमांड क्यों इंक्रीज होती है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, या तो फिर आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जब सरकार जो है वो खर्चा बढ़ा देती हो, खर्चा किसका? तो लोगों के ऊपर खर्चा, मतलब लोगों को बेनिफिट देना शुरू कर देती हो। जैसे सरकार जो है वो नए रोड बनाने शुरू कर दिए, बराबर, तो इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं कि नए पक्के रोड बनाए, पहले कच्चे थे तो पक्के रोड बनाए। तो आपको पता है अगर सरकार ने इतना खर्चा भी किया ना, तो उसकी वजह से उन पक्के रोड की वजह से वहाँ पे बिजनेस बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, आसपास नई फैक्ट्रियाँ शुरू हो सकती हैं या नए बिजनेस वहाँ पे शुरू हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बराबर ना। एक खाली रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रोड के ऊपर भी सरकार ने खर्चा किया तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएंगे, तो मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन होगा, बराबर। तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, खाली ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सरकार नई टेक्नोलॉजी ला रही है तो उससे भी तो बिजनेस बढ़ता है कि नहीं, बराबर ना। या फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह प्रोवाइड होती है। तो ऐसे कोई भी चीज़ों के ऊपर अगर सरकार खर्चा करती है तो इसका मतलब उससे ना मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, और मनी सप्लाई बढ़ता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा होती है और उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। या डिमांड बढ़ने का दूसरा रीज़न आता है ओवर पॉपुलेशन। ये सिंपल सा रीज़न है, ओवर पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा ही होगी। ये एग्जांपल मैंने हमेशा दिया है आप लोगों को कि कोई एक प्लेस पर अगर खाली 10 लोग रहते हो तो वहाँ खरीदने वाले, या कोई अगर पर्टिकुलर बिस्किट खरीदने वाले कितने लोग? 10 ही लोग ना, तो डिमांड कम ही हुई ना। लेकिन अगर उसी प्लेस पर जो है वो वहाँ 100 लोग रहते हो तो वो बिस्किट खरीदने वाले कितने लोग? 100 लोग हो सकते हैं ना। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी तो ज़्यादा होगी ना, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे ना। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ही चीज़ें खरीदेंगे, कम लोग होंगे तो कम चीज़ें खरीदेंगे, सही बात है ना। तो इसीलिए ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड बढ़ती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक रीज़न है इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद दूसरा रीज़न आता है, वो आता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता हो तो भी इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना खर्चा लगता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं अगर एक ये पेन भी बना रहा था तो ये पेन बनाने में पहले 10 रुपए का खर्चा लगता था। अब जो है वो बाहर का रॉ मटेरियल, या फिर जो है वो ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इन सबको मिला के अब ये पेन बनाने में मुझे 15 रुपए लग रहे हैं, बराबर। तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ गया ना। पहले 10 रुपए में ये पेन बन जाती थी तो मैं बाहर 20 रुपए में बेचता था, बराबर ना, डबल करके बेचता था। तो अब अगर उसमें प्राइस, अब ये पेन मेरी 15 रुपए में बनती है मेरी फैक्ट्री में, तो मैं कितने में बेचूंगा? 20 में ही बेचूं, अपना प्रॉफिट कम कर दूं। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता। तो इसकी वजह से ये प्राइस जो है, मैं 15 की पेन अब मैं 30 रुपए में बेचूंगा। तो मतलब मार्केट में तो सब लोगों के लिए वो प्राइस बढ़ गई ना। अब 20 रुपए की पेन 30 रुपए में मिल रही है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। और फिर से बोल रहा हूँ, एक चीज़ नहीं, जब मार्केट में मिलने वाली सभी चीज़ों का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस राइज होती है, और हर चीज़ की प्राइस राइज होती है उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से भी इन्फ्लेशन होता है। या फिर आते हैं अदर रीजंस। ये पहला रीज़न इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा रीज़न इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अदर रीज़न। तो दूसरे कौन से रीजन जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है इन दो के अलावा? तो वो आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज, कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी या टैक्स बढ़ा दिए तो हर एक जो प्रोड्यूसर होगा वो अपना कॉस्ट कहाँ से निकालेगा? टैक्स का खर्चा कहाँ से निकालेगा? पब्लिक में से, चीज़ों की प्राइस बढ़ाकर, बराबर। वही एग्जाम्पल कि अगर ये पेन थी, इस पेन में जब तैयार करता था अपनी फैक्ट्री में, तो उसमें से सरकार को मुझे टैक्स देना पड़ता था 10 रुपए में से 2 रुपए, 2 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ता है 5 रुपए, बराबर। टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया, अब मुझे 5 रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा 3 रुपए जा रहे हैं वो मैं क्या करूँगा? खुद की अपने प्रॉफिट में से निकाल के दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस 3 रुपए बढ़ा दूंगा, लोगों से वो लूंगा मैं,
बरोबर ना, उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ा दूंगा, लोगों से जो है वो टैक्स लूंगा और फिर गवर्नमेंट को पे करूंगा। सही बात है ना। तो इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी बढ़ा दी तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है ना, और वही प्राइस राइज होता है तो इन्फ्लेशन होता है। या तो फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, कि अगर इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसका रॉ मटेरियल हमें बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है, अपने देशों में वो रॉ मटेरियल नहीं होता, या कोई कोई प्रोडक्ट जब बाहर से मंगवाते हैं तो अगर बाहर से वो इंपोर्ट में ही इंपोर्ट करते वक्त ही अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो जब हम उसको सेल करेंगे तो भी तो उसका प्राइस बढ़ ही जाएगा ना। बरोबर ना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, कि अगर इस पेन की इंक जो थी, इसमें से जो इंक डलती है, वो इंक मैं पहले बाहर से मंगवाता था, तो वो इंक पहले मुझे बाहर से 3 रुपए में आती थी, और जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाहर से 3 रुपए में वो इंक आती थी। अब मैं बाहर से इंक मंगवाता हूँ ना तो वो मुझे 6 रुपए में आती है, प्राइस डबल हो गई। तो अब ये पेन जब मैं बाहर बेचूंगा तो वो खर्चा कवर करने के लिए मैं उस पेन की प्राइस भी तो बढ़ा दूंगा ना। बरोबर ना, क्योंकि बाहर से ही अगर महंगा आएगा मुझे तो मैं बेचूंगा भी महंगे में ही, फिर मैं थोड़ी अपना प्रॉफिट कम करके बेचूंगा। ठीक है। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, या तो फिर स्कैरसिटी, जब चीज़ों की कमी हो। पहले भी एक एग्जांपल देखा, जब भी चीज़ों की कमी होती है ना तो उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं। बरोबर, चीज़ों की कमी, जब ये पहले ही हमने देखा ना, सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाता हो और डिमांड ज़्यादा हो जाती हो तो प्राइस राइज होता है। जनरली ये चीज़ें कोई भी जो है, क्या कह सकते हैं, अनसर्टेन सिचुएशन के वक्त दिखाई देती है। आपको पता है जनरली जैसे आज का टाइमिंग चल रहा है, ये कोविड कोरोना का टाइमिंग, तो आपको पता है सडनली कभी भी लॉकडाउन हो जाता है तो हम बाहर प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो चीज़ें कम मिलती है कि यार ख़त्म हो गई, बाहर से मिल ही नहीं रही है। तो ये स्कैरसिटी हो गई ना, कमी हो गई ना। और ऐसे जब कमी हो जाती है ना तो वो बेचने वाला उस वक्त ज़्यादा प्राइस में बेचता है, कि यार देखो आखिरी 2 प्रोडक्ट पड़े हैं, अब 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं 150 में दूंगा, चाहिए तो ले जाओ। बरोबर, तो 100 की चीज़ वो 150 में बेच रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी है, डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट कम पड़े हैं, स्कैरसिटी है उसमें, तो उसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है। समझ आ रहा है ना। तो ये सब वो हमने देखे इन्फ्लेशन के कॉजेस। तो जैसे पहले मनी का पॉइंट देखा, वैसे इन्फ्लेशन का ये पॉइंट, सिंपल से पॉइंट्स है ना। तो इतने पॉइंट्स इस चैप्टर में माइंड में रखो, इनके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स एक बार रीड कर लो, तो फिर जो रिवीजन के दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।